गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन पढ़ेंगे सहकारिता की विचारधारा। मैं डॉक्टर आर के कटेवा, कॉमर्स EAFM। सहकारिता क्या है? कंसेप्ट ऑफ कोऑपरेशन। सहकारिता शब्द जैसा मैंने इसमें आपके सामने दिखा रखा है, सह प्लस कार, इन दो शब्दों से मिलकर बना है। सह का मतलब है साथ मिलकर एवं कार का अर्थ है कार्य करना। इस प्रकार सहकारिता का शाब्दिक अर्थ होता है साथ मिलकर कार्य करना। सहकारिता को अगर अपन थोड़ा सा वाइड रूप में एक्सप्लेन करना चाहें तो हम कहेंगे सहकारिता व्यक्तियों का एक ऐसा संगठन है जो स्वावलंबन, पारस्परिक सहयोग, स्वेच्छा, समानता, प्रजातांत्रिक प्रबंधन व न्याय के आदर सिद्धांत पर आधारित है। यह निजी हित व संपूर्ण समाज के हित के लिए कार्य करने वाला एक सामाजिक एवं आर्थिक आंदोलन है। इसका उद्देश्य सेवा करना है, न कि लाभ कमाना। यह पूंजीवाद की भांति अचेतनापूर्ण, स्वचालित और समाजवाद की भांति राज्य नियंत्रित नहीं होता है। अब अपन सहकारिता की विचारधारा में दो तीन चीज़ें देखेंगे, जैसे अर्थ और परिभाषा अपन ने पढ़ा। अब अपन देखेंगे सहकारिता का उद्गम एवं विकास क्यों हुआ, क्या कारण ऐसे थे जिससे सहकारिता को सामने आना पड़ा, सहकारिता को अपनाना पड़ा। तो इसके बारे में मैंने कुछ पॉइंट्स आपको दे रखे हैं, उस पर अपन डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी इसकी भूमिका पे जाएं कि सहकारिता का प्रारंभ कब और कैसे हुआ। ये वास्तव में कोई एक्यूरेट नहीं कह सकता, लेकिन वास्तव में सहकारिता का उद्गम मानव जीवन के उद्गम के साथ ही जुड़ा हुआ है। विकास की प्रारंभिक अवस्था में जब मनुष्य जंगल में रहता था तो वहाँ भी शिकार करने, शत्रु से रक्षा करने, साथ रहने के लिए उसे एक दूसरे की आवश्यकता पड़ती थी। सहकारिता मनुष्य की प्रकृति है। यही कारण है कि विकास के साथ साथ व्यक्ति ने समाज का निर्माण किया, शहर और गांव बसाए, जाति व समुदायों की रचना की। यह सब सहकारिता की भावना का ही परिणाम था। धीरे धीरे धार्मिक व नैतिक दृष्टि से सहकारिता की आवश्यकता अनुभव हो गई। आज मनुष्य अपने आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए सहयोग की भावना से कार्य करता है। मनुष्य को शोषण से मुक्ति दिलाने में सहकारिता ही एकमात्र प्रभावी साधन है। यह व्यक्ति को सहयोगी एवं स्वावलंबी बनाता है। अब ये जो कुछ पॉइंट्स हमने दे रखे हैं, इस पॉइंट्स पे हम डिस्कशन करेंगे कि इसका विकास और उद्गम और विकास पहले प्राचीन काल में से ही चला आ रहा है, तो उसके बाद मध्यकाल में भी इसको देखने को मिला था, फिर आधुनिक युग में भी ये हमें देखने को मिल रही है। सहकारी आंदोलन स्वयं उत्पन्न नहीं हुआ है। जब तक व्यक्ति को सहयोग की आवश्यकता नहीं होती है वह अकेले कार्य करता रहता है, लेकिन जब उसे ऐसा अनुभव होने लगता है कि बिना सहयोग के कार्य नहीं होगा तो वह साथ मिलकर सहयोग से कार्य करने के लिए प्रेरित होता है। सहकारिता की उत्पत्ति मानव की इसी मूल विचारधारा का परिणाम है। सहकारिता की उत्पत्ति में विकास के जो कारण हैं जिसके लिए सहकारिता को अपनाया गया, वो कारण मैंने आपके सामने लिखे हैं। पहला कारण है शोषण से मुक्ति की चाह, डिज़ायर टू बिकम फ्री फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन। सहकारिता की उत्पत्ति का प्रमुख कारण शोषण से छुटकारा पाने की इच्छा रही है। औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप समाज के निर्बल वर्ग का अनेक प्रकार से शोषण होने लगा। इस शोषण से मुक्त होने की चाह ने ही सहकारिता को भावना को जन्म दिया। ये देखा गया कि समाज का सबल वर्ग निर्बल वर्ग का हर तरह से शोषण करने का प्रयास करता है। यदि व्यक्ति अकेला है तो उसका शोषण होगा। यदि निर्बल व्यक्ति एक संघ बनाते हैं और उसमें शक्ति होगी तो वे शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठा सकेंगे। व्यवहार में व्यापारी वर्ग
उपभोक्ता का शोषण करता है। इससे बचने के लिए सहकारी उपभोक्ता भंडारों का जन्म हुआ। साहूकार ग्रामीण कृषकों को ऊंची ब्याज दर पर कठोर शर्तों पर ऋण देकर उनका शोषण करते हैं। इससे मुक्ति के लिए सहकारी साख आंदोलन प्रारंभ हुआ। दूसरा कारण था मध्यस्थ, जो मीडिएटर्स होते हैं, दलाल जिसको अपन बोलते हैं, मध्यस्थों की समाप्ति के लिए भी इसको अपनाया गया था। सहकारिता का उद्गम एवं विकास मध्यस्थों की समाप्ति के लिए हुआ। उत्पादन का बड़ा पैमाना बढ़ने के साथ साथ उत्पादन एवं वितरण प्रक्रिया जटिल होती गई। इसे सरल बनाने के लिए मध्यस्थों का जन्म हुआ। मध्यस्थ का कार्य यद्यपि अच्छा कार्य है, ये उत्पादन व वितरण व्यवस्था में सहयोग प्रदान करते हैं। इनको सेवाओं के बदले उचित पारिश्रमिक दिया जा सकता है, लेकिन जब मध्यस्थ उपभोक्ता व उत्पादक दोनों का शोषण करने लगें तो इनकी श्रृंखला इतनी विस्तृत हो जाए कि कष्ट देने लगें तो इसका समापन आवश्यक होता है। सहकारिता की उत्पत्ति का भी यही कारण है। मध्यस्थों ने किसानों, उपभोक्ता व समाज के अन्य वर्गों का शोषण करना शुरू किया तो शोषित वर्ग ने संगठित होकर सहकारिता के माध्यम से इससे मुक्ति पाई। सहकारी व्यवस्था में मध्यस्थों का कोई स्थान नहीं है। मध्यस्थ कृषक सीधे सहकारी साख समितियों से ऋण लेगा, विपणन समिति के माध्यम से अपना माल मंडियों में उचित मूल्य पर बेच सकेगा। सामान्य उपभोक्ता सहकारी उपभोक्ता भंडारों से माल खरीदेगा, जो सीधे ही उत्पादक से माल प्राप्त करते हैं। तीसरा पॉइंट जो आया है वो है शोषित वर्ग में चेतना एवं संघ शक्ति का उदय। अत्यधिक शोषण के परिणाम स्वरूप समाज के शोषित वर्ग में कौन है? कृषक हैं, दस्तकार हैं, उपभोक्ता हैं। शोषित वर्ग में यह सोच विकसित हुई कि शोषण से बचने के लिए उन्हें संगठित होना पड़ेगा, अन्यथा उनका शोषण होता रहेगा। इस प्रकार के चिंतन के फलस्वरूप सहकारिता की भावना विकसित हुई तथा समान आर्थिक उद्देश्य वाले व्यक्ति संगठित होकर पारस्परिक सहयोग से एक दूसरे के हितों की रक्षा करने लगे। इस प्रकार सामाजिक चेतना जागृत होने के कारण ही सहकारी विचारधारा का विकास होने लगा। यह विचारधारा धीरे धीरे सभी क्षेत्रों में पनपने लगी। संघ शक्ति के उदय के फलस्वरूप भी सहकारी विचारधारा को प्रोत्साहन मिला, क्योंकि शोषित वर्ग ने यह देखा कि किस प्रकार श्रमिक शोषण से मुक्ति के लिए संघ बना रहे हैं। चौथा पॉइंट मैंने दिया है समाज सुधारकों का योगदान। इसमें मैं उन समाज सुधारकों के बारे में थोड़ी सी चर्चा करना चाहूँगा। उस समय समाज के अनेक समाज सुधारकों ने शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाई तथा शोषित वर्ग को संगठित होने के लिए प्रेरित किया। इनमें मुख्य रूप से रॉबर्ट ओवेन, सुलजे, रेफसन आदि समाज सुधारक थे। इन्होंने अनेक धर्म प्रचारकों ने विभिन्न दिशाओं में सहकारिता को विकसित करने के लिए कार्य किया। भारत में भी महात्मा गांधी ने सहकारी समाज की आवश्यकता पर बल दिया। इस प्रकार समाज सुधारकों एवं धर्म प्रचारकों ने सहकारिता के विकास के लिए सामाजिक चेतना जागृत की। अनेक प्रयोग किए गए, कुछ प्रयोग सफल रहे, कुछ असफल रहे, लेकिन इससे सहकारी आंदोलन का प्रारंभ हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है सहकारी सहयोग एवं कानून निर्माण। सहकारी आंदोलन के विकास का एक कारण सरकारी सहयोग भी रहा है। सरकार ने सहकारिता के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन की नीति को अपनाया। फलस्वरूप सहकारी आंदोलन को सहयोग व समर्थन दिया। सहकारी कानूनों का निर्माण किया गया। सरकार द्वारा वित्तीय व प्रबंधीय सहायता उपलब्ध करवाई गई। सरकार ने व्यापारियों, साहूकारों, मध्यस्थों व दलालों के प्रभाव को समाप्त करने व समाज के निर्बल वर्ग को शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए सहकारिता को प्रभावी माध्यम के रूप में स्वीकार किया। सहकारिता के लिए सरकार द्वारा कानून बनाने और समय समय पर इसमें आवश्यक परिवर्तन भी किए गए, जिससे यह अत्यधिक प्रभावी रूप से लागू हो सके। अगला इसमें जो पॉइंट हमने दे रखा है वो है सहकारी शिक्षा एवं प्रशिक्षण। ये सहकारी आंदोलन के विकास में सहकारी शिक्षा एवं प्रशिक्षण का विशेष योगदान है। सहकारिता के विकास में शिक्षा व प्रशिक्षण को आवश्यक माना गया है। यही कारण है कि सहकारिता के सिद्धांत में प्रारंभ से ही शिक्षा के सिद्धांत को स्वीकार किया जाता है। सहकारी शिक्षा ने जन चेतना जागृत की है।
शिक्षा के माध्यम से सदस्यों को सहकारिता के लाभों से अवगत कराया जा सकता है। सहकारी शिक्षा के कारण सदस्यों में स्वयं प्रेरणा जागृत होती है। वे समितियों के गठन एवं उनके कार्यों में रुचि लेने लगते हैं। इसके साथ ही सहकारी प्रशिक्षण भी आवश्यक है। सहकारिता की सफलता उसकी प्रबंधकीय योग्यता और कुशलता पर निर्भर है। प्रबंधकीय सफलता के लिए कर्मचारियों व अधिकारियों को प्रशिक्षण देना आवश्यक है। इस प्रकार से सहकारी शिक्षा एवं प्रशिक्षण भी सहकारिता को आगे बढ़ाने में बहुत योगदान प्रदान इसका हुआ है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट इसमें दे रखा है सहकारिता की संघात्मक संरचना। सहकारिता का संघात्मक रूप भी इसके विकास में सहायक बना है। इस स्वरूप में राज्य स्तर पर शीर्ष बैंक, जिला स्तर पर केंद्रीय बैंक, ग्रामीण स्तर पर प्राथमिक सहकारी समितियां स्थापित की गई हैं। ये समितियां एवं बैंक अपनी सदस्य समितियों को सभी प्रकार का सहयोग प्रदान करती हैं तथा उनके विकास में योगदान देती हैं। इस प्रकार के प्रयासों से सहकारी आंदोलन का तेज़ी से विकास हुआ है। संघात्मक स्वरूप के अतिरिक्त अंतर सहकारी समिति सहयोग ने भी सहकारी आंदोलन के विकास को गति प्रदान की है। साख को विपणन से संबंध किया गया है। विपणन समितियां विधायन समितियों से संबद्ध हैं। औद्योगिक व विपणन समितियां उपभोक्ता समितियों को सहयोग देती हैं। इस प्रकार से सहकारिता के विभिन्न क्षेत्रों जैसे कृषि, उद्योग, व्यापार आदि में आपसी सहयोग ने सहकारी आंदोलन को और भी मजबूत किया है। बच्चों, आज सहकारिता विचारधारा में अपन इतना ही देखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने इस व्याख्यान को विराम देना चाहूँगा। धन्यवाद।